हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ दी सम इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अभी तक हमने अल्केन्स की प्रेपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और उसमें हमने सबसे जो पहले उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी दैट वाज दी हैलोजिनेशन ऑफ द अल्केन्स। ठीक है, तो उसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, और ये जो आस्पेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं? सबसे पहला जो एस्पेक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज दी रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ हैलोजेंस इन हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ओके, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन्स इन हैलोजिनेशन एंड relative reactivities of different classes of हाइड्रोजन एटम्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड एस्पेक्ट दैट इज द ओरिएंटेशन of halogenation and the fourth aspect is the reactivity and selectivity and selectivity। ओके, इसमें हमने जो डिस्कस करना है हमने क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का यहाँ पे डिफरेंस देखना है कि किस तरीके से क्लोरीनेशन होती है, किस तरीके से ब्रोमिनेशन होती है। तो क्लोरीनेशन वर्सेस ब्रोमिनेशन यहाँ पे हम स्टडी करेंगे एंड दिस फोर्थ एस्पेक्ट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ चार एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पे स्टडी करने हैं। वैसे तो चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो जो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन वो है रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी के ऊपर। ओके, तो ये पंजाबी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में भी बहुत बार देखा गया है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में भी बहुत बार आता है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में तो ये पेपर में तो डेफिनेटली आता ही आता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ द हैलोजेंस इन हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट एस्पेक्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर इज द रिलेटिव reactivities of halogens in halogenation of alkanes। ठीक है, और हमने ये देखा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हैलोजेंस का इन वेरियस हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ द अल्केन्स वो क्या था? दैट वाज fluorine is more reactive than chlorine, is more reactive than bromine, is more reactive than iodine। in fact अगर हम बात करें कि in case of iodine जो रिएक्शन है वो ऐसा लगता है कि हुई नहीं है क्योंकि बहुत कम यील्ड आती है और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। सो वी कैन से द रिएक्शन डज नॉट सीम टू टेक प्लेस एट ऑल। ओके, सो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि जो ऑर्डर है इसको किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। अभी ये जो ऑर्डर जो फॉलो हो रहा है कि फ्लोरीन के केस में ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होती है देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सो वी विल ट्राई टू अकाउंट फॉर दिस ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बाय कंसिडरिंग द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द टू टाइप ऑफ द स्टेप्स जो हमने वहाँ पे स्टडी किए थे, चेन इनिशिएशन स्टेप्स एंड द चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स। ठीक है, तो एक हमने जो इनिशिएशन स्टेप वहाँ पे स्टडी किया था, इनिशिएशन स्टेप एंड द प्रोपेगेटिंग जो स्टेप्स हैं प्रोपेगेटिंग स्टेप्स। ठीक है, जो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी वहाँ पे चेंज होती है, वहाँ पे जो वहाँ पे बॉन्ड जो वहाँ पे एनर्जी चेंजेस आएंगी उनको हम कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है,
अब ऐसा क्यों करना हमने, क्योंकि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो हम यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते हैं तो डिफरेंट स्टेप्स की, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस में जो डेल्टा एच की वैल्यू चेंज होती है, जो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से हम ले सकते हैं डेल्टा एच की वैल्यू, तो उनको हम यहाँ पे लेके चलते हैं और वो बहुत सारी हेल्प करते हैं यहाँ पे। कैसे, देखिए हम यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स लिख देंगे। जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप जो था दैट वाज चेन इनिशिएशन स्टेप, वो कौन सा था कि हैलोजन जो है वो हैलोजन एटम में और फ्री रेडिकल में चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हैलोजन ले रहा हूँ, वो क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है और आयोडीन हो सकती है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके हमारे फर्स्ट स्टेप में जो डेल्टा एच वैल्यू है दैट इज गिवन एज +159 +242.5 एंड +192.4 एंड +151। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है, इनिशिएशन स्टेप, जिसमें हमारी बॉन्ड जो एनर्जी है, जो एंथैल्पी चेंज हो रही है वो ये आ रही है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो सेकंड और थर्ड स्टेप है, जो कि चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स हैं, उनको हम यहाँ पे लिखते हैं और उनकी हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखते हैं और उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो हम क्या लिखते हैं। तो प्रोपेगेटिंग स्टेप पे सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे पास फ्री रेडिकल बना यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना वो क्या करता है, हमारा मीथेन के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पे एक हैलोजन एसिड बनाता है और प्लस वहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है, ओके। और फिर ये थर्ड स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो क्या करता है, हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, फिर वहाँ पे मिथाइल हैलाइड बनाता है और हैलोजन फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। तो इन स्टेप की जो हमारे पास जो दी हुई है हमें डेल्टा एच वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है इन किलो जाउल्स। ये सारी जो वैल्यूज हैं वो किलो जाउल्स में दी हुई है। तो इस केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है सेकंड स्टेप में दैट इज -133 एंड हियर इज द +4, इट इज +67 एंड +138, ओके। और जो थर्ड स्टेप है दैट इज आल्सो ए चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, ठीक है। उस केस में -292 फॉर फ्लोरीन, -108 फॉर क्लोरीन, -100 फॉर ब्रोमीन एंड -84 फॉर आयोडीन, ठीक है। अब हम इन तीनों स्टेप्स की जो डेल्टा एच वैल्यू है इनको स्टडी करेंगे, जो इनके अंदर जो पैटर्न आ रहा है उसको स्टडी करके हम बताएंगे कि जो हमारा जो ऑर्डर है एक्चुअल में, जो फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप को अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ये मेन जो स्टेप है जिसमें हमारे क्या होती है कि हैलोजन है जो हीट करने पे या लाइट की प्रेजेंस में वो फ्री रेडिकल बनाता है, ओके। सो the first step which merely involves the dissociation of halogen molecule, and in that case the delta H value can be taken to be equal to the activation energy। क्यों, वहाँ पे हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब में देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, हमारी पॉजिटिव है, ओके। ऑल आर हैविंग द पॉजिटिव वैल्यूज, तो मीन्स हमें यहाँ पे जो डेल्टा एच वैल्यू है वो प्रोवाइड करनी पड़ रही है। मीन्स द फर्स्ट स्टेप इज एंडोथर्मिक, वी हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, ओके। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी तो वही एनर्जी होती है कि एक्सेस एनर्जी विच हैज टू प्रोवाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू रीच एट द थ्रेशोल्ड बैरियर, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो डेल्टा एच वैल्यू को एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर मान सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखें कि जो आयोडीन की वैल्यू है दैट इज लीस्ट, ओके। सो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे शुड बी फॉलो द ऑर्डर विच इज रिवर्स दैन दैट ऑफ द आवर ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर, ठीक है। क्यों, यहाँ पे सबसे कम एनर्जी इसको देनी पड़ रही है, उसके बाद फ्लोरीन को, देन ब्रोमीन को, देन क्लोरीन को। बट हमारा जो ऑर्डर है दैट इज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, देन क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, देन ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव, देन आयोडीन आ रहा है, ठीक है। मीन्स आयोडीन की रिएक्टिविटी लेस है, तो यहाँ पे तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें कम देनी पड़ रही है, तो मीन्स ये ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो मीन्स हम फर्स्ट स्टेप को यहाँ पे जो है ये नहीं मान सकते कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्व ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप विच इज द initiation step in which there is a dissociation of the bond between the halogen and halogen atom, ठीक है, that cannot be considered to be the appropriate explanation for this order, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर आ रहा है वो रिवर्स आ रहा है, ओके। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेप की। अब थर्ड स्टेप पे अगर हम ध्यान से देखें कि क्या हो रहा है कि जो मिथाइल रेडिकल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे हीट जो है निकल रही है, डेल्टा एच इज नेगेटिव, डेल्टा एच इज नेगेटिव इन ऑल दी 4 केसेस, ओके। और अगर हम ध्यान से देखें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की वैल्यूज को,
तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डेल्टा एच की वैल्यू में। ओके, फॉर ऑल दीज रिएक्शंस द एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू बी क्वाइट स्मॉल। ओके, यहाँ पे जो इनकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। अब देखो माइनस वैल्यू का मतलब क्या है, अगर हम इसको ग्राफिकली एक्सप्रेजेंट करते हैं, देखो अब डेल्टा एच नेगेटिव, क्या डेल्टा एच क्या होता है हमारे पास, हीट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ द रिएक्टेंट्स और एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे है कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टा एच वुड बी नेगेटिव। ओके, और ये हमारा क्या है, थ्रेशोल्ड बैरियर है। अब इसको ये बैरियर क्रॉस करना है, ठीक है, और दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब क्योंकि इनकी जो डेल्टा एच वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि जो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो भी ऑलमोस्ट इक्वली होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा डिफरेंस है तो उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। ओके, सो द एक्चुअल वैल्यू इज पॉसिबली नॉट मोर देन दैट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ किलो जाउल। ठीक है, वो बहुत कम होगी, फ्रैक्शन ऑफ किलो जाउल वैल्यू होगी वो इन दीज केसेस। सो दिस स्टेप cannot also explain the observed order of reactivity as it appears to taking place equal ease in all the cases। ठीक है, इस सब केस में क्या हो रहा है कि जो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो सबकी ऑलमोस्ट सेम है, तो सब केसेस में क्या होगी, रिएक्शन हमारी जो होगी वो इक्वली चलेगी, तो उसमें सबकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बट हमारा जो ऑर्डर है जो हम ऑब्जर्व करते हैं, द क्लोरीन इज मोर एक्टिव देन ब्रोमीन देन आयोडीन। ओके, तो इस स्टेप को भी हम यहाँ पे नहीं ले सकते कि ये हमारा ऑर्डर एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पे तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इन तीनों की रिएक्टिविटी सेम है। मींस अगर हम ये स्टेप मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है तो वहाँ से तो ये ऑर्डर क्या हो रहा है, हमारा सेम आ रहा है। तो मीन्स हमारे पास जो एक्चुअल में ये जो ऑर्डर है वो कोई और ही स्टेप है जो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा है। और वो कौन सा स्टेप है, दैट इज द सेकेंड स्टेप। अब वो कैसे है, देखो अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, जिसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक हैलोजन फ्री रेडिकल दैट इज अब्स्ट्रैक्टिंग ए प्रोटॉन फ्रॉम द मीथेन। ठीक है, एंड वी ऑब्जर्व अ वाइड वेरिएशन इन द डेल्टा एच वैल्यूज। ओके, अब अगर ध्यान से देखें कि जो फ्लोरीन के केस में वैल्यू है दैट इज -133, बहुत ही हमारे पास ज्यादा हीट निकल रही है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, और क्लोरीन के केस में इट इज +4 देन +67 एंड +138। अगर हम इन सब के क्या करें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम प्लॉट करें, ओके, अगर हम इन सब के क्या करें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम प्लॉट करें, और फ्लोरीन के केस में वैल्यू क्या है, हमारे पास माइनस में है, तो मींस उसकी जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वहां पे वो ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, बहुत ही कम है। दैट्स वाई इट इज माइनस, डेल्टा एच इज -133 आ रहा है। तो उस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत कम होगी। ठीक है, उस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत कम होगी, और वो कितनी ऑब्जर्व की गई है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 to 2 किलो जाउल। ठीक है, ये है फ्लोरीन का केस। ओके, अब बात करते हैं हम क्लोरीन की। तो क्लोरीन के केस में जो वैल्यू है दैट इज +4, तो मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा है। ओके, +4 है तो मींस रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, लो होगी, तो यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, नीचे होगी, तो इसलिए +4 आ रहा है। ओके, तो ये जो डिफरेंस रहेगा दैट वुड बी दी डेल्टा एच इज इक्वल टू +4, और इस केस में इट शुड हैव द हायर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। ओके, और अगर बात करते हैं हम ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन के केस में जो डिफरेंस है वो कितना है, +67, मींस रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत लो है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, हाई है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू डिफरेंस हमारे पास आया डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू +67 आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज अगेन हाई, बट क्लोरीन के केस में से थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, कम आ रही है। ओके, तो ये डिफरेंस क्या हमारे पास बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये सॉरी ये है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ब्रोमीन के केस में और भी ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू क्लोरीन। और अगर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन के केस में हमारी जो वैल्यू है डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू +138, मीन इट इज वेरी मच हाई। तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या बहुत कम होगी। सो दिस डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा एच विच इज इक्वल टू +138, और ये है हमारा थ्रेशोल्ड बैरियर। तो इस केस में तो हमारी जो रहेगी क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी वो और भी ज्यादा रहेगी। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो स्टेप है ये एक्सप्लेन करता है कि जो फ्लोरीन का केस है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम चाहिए
और क्लोरीन के केस में थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ब्रोमीन के केस में और थोड़ी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, बट जो आयोडीन है उस केस में तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा चाहिए, जो वहाँ पे इजिली हमें नहीं मिल सकती। और ये एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज 17 किलो जाउल इन केस ऑफ क्लोरीन, ठीक है, और 75 किलो जाउल इन केस ऑफ ब्रोमीन। ओके, तो ये वहाँ पे इजिली मिल जाती है और वो क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया अभी क्लोरीन और ब्रोमीन का, क्योंकि ये इस केस में इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए जो इजिली उनको मिल जाती है, जो रिएक्शन जो प्रोपेगेट कर रही है वहां से उनको मिल जाती है। ठीक है, तो ये वहाँ पे इजिली पहुंच जाते हैं। ओके, और उनकी रिएक्शन हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन की बात आ रही है। ठीक है, यहां से तो एक्सप्लेन हो गया, अब फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन की बात कर रहे हैं। क्यों, देखो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन से मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने जो रिएक्शन देखी थी सेकंड स्टेप में वो क्या था कि हैलोजन जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, मीथेन के साथ, और वहां पे हैलोजन एसिड बना रहे हैं, प्लस हमारे पास वहां पे क्या बन रहा है, मिथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है। दैट इज द सेकंड स्टेप। ठीक है, जो हमारा मेन ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, अब इस स्टेप में क्या हो रहा है कि जब ये हैलोजन फ्री रेडिकल जो है ये कोलाइड करते हैं मीथेन के साथ, तब हमारे पास एक तो हैलोजन एसिड बनता है और मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एक्चुअल फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन द क्लोरीन एटम एंड द मीथेन। ठीक है, ये क्या देखा गया है वहां पे कि जो क्लोरीन और मीथेन के बीच में जो इफेक्टिव कोलिजन है वो अगर 40 कोलिजन होते हैं तो उनमें से एक कोलिजन क्या होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है, आउट ऑफ 40 1 इज द इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है जी, कौन से टेम्परेचर पे, 548 केल्विन पे। ओके, अगर हम बात करते हैं ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब मीथेन से कोलाइड करता है तो उसमें ये देखा गया है देयर इज ए 1 कोलिजन इन 10 मिलियन। 10 मिलियन कोलिजन होते हैं तो वहां पे एक कोलिजन इफेक्टिव होता है। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर। ओके, सो due to this small fraction of effective collision with methane, it is quite likely that the bromine atom may happen to collide with the another bromine atom, okay, or the methyl free radical which are formed in the third step. Okay, instead they collide with the methane, they may collide with the methyl free radical or they may collide with the bromine free radical. तो वहां पे क्या होगा कि जब ये इनके साथ स्ट्राइक करते हैं तो वहां पे वो मिथाइल ब्रोमाइड बना देते हैं। ठीक है, और वहां पे चेन क्या होगी, स्टॉप होगी, और अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो वो फिर अगेन ब्रोमीन बना देता है। ठीक है, तो इसको फिर से ब्रेक करने के लिए फिर से एनर्जी चाहिए। क्लियर, सो इंस्टेड कि ये कोलाइड करें मीथेन के साथ, मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएं और HBr बने, ये क्या बना देते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड बना के साइड पे हो जाते हैं और एक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। और ये देखा गया है कि 10 मिलियन जब कोलिजन होते हैं तो एक ही कोलिजन ऐसा है कि जो ये आपस में कोलाइड करके क्या बनाएगा, वहां पे HBr बनाएगा और मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि जब तक ये रेडिकल नहीं बनेगा आगे हमारे पास चेन प्रोपेगेट नहीं कर सकती है। ओके, तो ये देखा गया है कि ब्रोमीन में ऐसा होता होगा कि जब 10 मिलियन कोलिजन होते हैं तो एक ही कोलिजन ऐसा होता है कि जो हमारे पास ये एक्चुअल जो हमारा स्टेप है उसको फॉलो करता है, बाकी स्टेप में क्या होता है कि चेन वहां पे टर्मिनेट हो जाती है। ओके, दैट्स व्हाई ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ द क्लोरीन। तो ये तो बात थी क्लोरीन और ब्रोमीन की। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन में क्या होता है कि हमने देखा कि फ्लोरीन केस में हमारे पास जो है दैट इज हाई रिएक्टिव और उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत कम है। ठीक है ना, तो इन केस ऑफ फ्लोरीनेशन द फ्लोरीन एटम्स आर नॉट ओनली फाउंड फास्टर देन क्लोरीन और ब्रोमीन बट आल्सो द लेंथ ऑफ रिएक्शन चेन्स आर मच लॉन्गर। क्यों, क्योंकि उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत कम है। ठीक है, और जो हमारे पास है वो कितनी है, मैं देखा था 1 to 2 किलो जाउल है। ठीक है, एट द सेम टाइम जो फ्लोरिनेशन हो रही है वो हाईली एक्सोथर्मिक हो रही है। डेल्टा एस हमने देखा कितनी है, -133 है। ये तो है फर्स्ट स्टेप की। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें कि जब ये 1 फ्लोरिनेशन के बाद सेकंड फ्लोरिनेशन होती है, थर्ड फ्लोरिनेशन होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, -427। ठीक है, जब अगले नेक्स्ट स्टेप पे होगी तो और भी कम होती जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं और भी ज़्यादा नेगेटिव होती जाती हैं वैल्यूज। तो इस केस में हमारे पास इतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी हो जाती है कि रिएक्शन क्या होती है, हमारी एक्सप्लोसिव हो जाती है। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है, एक्सप्लोसिव हो जाती है। सो वहाँ से हम कहते हैं कि जो हमारी फ्लोरिनेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, बट
वो हम नहीं करते, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो हीट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलती है, तो रिएक्शन क्या है, एक्सप्लोड कर जाती है। सो डायरेक्ट फ्लोरेशन हम नहीं करते वहाँ पे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए हम कोई इनर्ट गैस, नाइट्रोजन और आर्गन यूज करते हैं। अब बात करते हैं आयोडीनेशन की। अभी आयोडीनेशन जो है वो सबसे कम क्यों है और इसके और क्या रीजन हो सकते हैं? देखो, आयोडीनेशन के केस में हमने देखा है कि ई एक्टिवेशन जो है दैट मस्ट बी एटलीस्ट 138 किलो जाउल इतनी होनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा एच वैल्यू इतनी है, तो एटलीस्ट इतनी अमाउंट वहाँ पे हीट उसको चाहिए, ठीक है ना। व्हेन विद दिस वैल्यू द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन द मीथेन एंड आयोडीन वर्क आउट टू बी, you can say it is 1 in 10 raised to power 12 at 548 केल्विन। ये ऑब्जर्व किया गया है कि 10 raised to power 12 कोलिजन होते हैं तो उसमें एक कोलिजन इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी उसको चाहिए जो उसको नहीं मिल पाती है, ठीक है। इतनी एनर्जी उसको मिलेगी तब जाके कोलिजन होगा। तो जब इतने कोलिजन होते हैं तब एक आधे मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी उसको मिल जाती है और वहां पे वो कोलिजन इफेक्टिव हो जाता है। ओके, सो दिस इज टू लो अ फ्रैक्शन टू अलाउ एनी रिएक्शन टू प्रोपेगेट, ठीक है। तो वहां पे चेन प्रोपेगेशन जो है आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं होती है। दिस इज वाई द आयोडीनेशन टेक्स प्लेस ओनली एट ए नेग्लिजिबल रेट, इवन दो जो आयोडीन एटम्स हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर मॉलिक्यूल एट ए कंपैरेटिवली फास्टर रेट। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो वहां पे ई एक्टिवेशन जो है उसकी वो बहुत लो थी, ठीक है। तो वहां पे आयोडीन बनती जरूर है, आयोडीन जो रेडिकल्स है वो बनते जरूर हैं, इफेक्टिवली बनते हैं, बट ये आगे रिएक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए फर्दर रिएक्ट करने के लिए सेकंड स्टेप में। ओके, सो तो हमारे पास यहाँ पे मोस्ट वाइटल स्टेप कौन सा रहा? स्टेप 2। स्टेप 2 की इज द मोस्ट वाइटल स्टेप। इसमें क्या हो रहा है? इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है। तो एक तो एक्सप्लेनेशन ये थी, दूसरी एक्सप्लेनेशन हम हैलोजन एसिड्स की जो स्ट्रेंथ है उसको भी कंपेयर करके दे सकते हैं। अब कैसे? अब देखो, जब कोई हैलोजन रेडिकल मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहां पे हैलोजन एसिड बना रहा है, ओके, प्लस क्या बना रहा है? मिथाइल फ्री रेडिकल बना रहा है। मींस कोई रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? अगर वो वहां पे स्टेबल प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। अब ये तो रिएक्टिव है, ये तो रिएक्ट कर जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट वहां पे स्टेबल है तभी जाके रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर ये अनस्टेबल है तो ये तो इसी के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा? बैकवर्ड कर देगा, जो हम आयोडीन के केस में देखते हैं, ठीक है। तो मींस अब हैलोजन एसिड्स को हम कंपेयर करके यहाँ पे फर्दर इस स्टेप की जो है फिजिबिलिटी है वो बता सकते हैं। नाउ इफ वी कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI, और हम ये देखते हैं कि इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज 569, 430, 368 एंड 297 किलो जाउल पर मोल है, ठीक है। The order of hydrogen halogen bond strength is same as the order of reactivity of halogen in the halogenation of the alkane, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रेंथ है वो HF की ज्यादा है, HCl की कम है, HBr की और कम है और HI की और भी कम है, ठीक है। सो यहां से ये क्लियर हो जाता है, which indicates that the reactivity of the halogens toward the alkane is linked with the strength of the hydrogen halogen bond formation. So more the strength of the hydrogen halogen bond, okay, more the reactivity of halogen, okay, in the halogenation of the alkanes. Clear? So further the strength of the hydrogen halogen bond determine the stability of the hydrogen halogen. जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी मींस उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी है। अगर कोई ये बॉन्ड बन रही है तो मींस वहां पे इतनी उसको बॉन्ड स्ट्रेंथ चाहिए फर्दर इसको तोड़ने के लिए, जो कि HI के केस में बहुत कम है, तो इसलिए वो रिएक्ट करके इतनी एनर्जी उसको मिल जाती है और वापस चला जाता है वो। बट HF और HCl के केस में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब एक बार ये बन जाते हैं तो ये स्टेबलाइज हो जाते हैं, तो ये रिएक्शन क्या है? बैक नहीं जाती है। ओके, सो इफ आई कंक्लूड ऑल दिस डिस्कशन, we can say that the most important and the rate determining step in the halogenation of the alkane is the chain propagating step number 2. okay, so यहाँ से हम ये भी नोट कर सकते हैं कि overall halogenation of alkane except iodination proceed at a quite fast rate even though the E activation for the chain initiation step is quite high. ठीक है, अगर पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो भी ज़्यादा है, फिर भी हम सेकेंड स्टेप की जो है हमारे पास एनर्जी है उनको कंपेयर करके बता सकते हैं कि चाहे फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिएक्शन क्या रहेगी? फास्टर स्टेप में जाएगी अगर उस सेकेंड स्टेप में उसके जो ये चीज़ें हो रही हैं उनको हम ध्यान में स्टडी करें तो। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन ऑफ इवन वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन
leads to the formation of many molecules of the alkyl halide due to the repetition of the second step and the third step again and again. ठीक है, सो ये तो था हमारे पास जिसमें हमने स्टडी किया जो रिएक्टिविटी ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस टुवर्ड्स द हैलोजनेशन ऑफ द अल्केन्स. इसमें एक चीज मैं और डिस्कस करने वाला हूं जो है ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द हैलोजेंस. अब जब हैलोजन रिएक्ट करते हैं सेकंड स्टेप में किसी भी अल्केन के साथ, जब कोई हैलोजन फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है तो हमने देखा था वहां पे क्या बनता है, एक अल्काइल फ्री रेडिकल बनता है और क्या बनता है, HX बनता है. ठीक है, सो दिस इज द वाइटल स्टेप एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस स्टेप विच कंट्रोल द ओवरऑल प्रोसेस is obviously equal to the difference between the energy between the reactants and the transition state जो इसके अंदर बनेगी. ठीक है, so let us have a look at the transition state for the formation of which is the important reaction for this process of progress of the halogenation. अब होता क्या है कि ये हैलोजन हमारे पास कोई अल्केन है, इसमें हैलोजन फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा रेडिकल H और X डेल्टा रेडिकल. ठीक है, ये हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फर्दर उसके बाद क्या बनते हैं हमारे पास, अल्काइल फ्री रेडिकल और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है. ठीक है, सो दीज आर द रिएक्टेंट्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स. और जब हैलोजन फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है अल्केन से तो वहां पे अल्काइल फ्री रेडिकल और HX बनने से पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, दैट इज द this one transition state. Okay, so in this transition state क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ द अल्केन इज समवट स्ट्रेच्ड. ओके, ब्रोकन नहीं हुई है, स्ट्रेच्ड हुई है और एक न्यू हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड इज पार्शली फॉर्म्ड. ठीक है, एट द सेम टाइम द ऑड इलेक्ट्रॉन जो कि पहले हैलोजन के ऊपर था इन द रिएक्टेंट केस, ठीक है, इट इज नाउ on the alkyl in case of the products, but in the transition state it is divided between the alkyl and the halogen. ठीक है, for depicting such a state we put a delta radical here and delta radical here, क्योंकि अब दोनों के बीच में क्या है, रेडिकल आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको डेल्टा से डिनोट कर देते हैं. So transition state leading to the formation of a particular free radical has some of the properties of the फ्री रेडिकल. ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, फ्री रेडिकल बन रहे हैं. सो दस द फ्री रेडिकल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट हैव द सेम ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन. जितनी जल्दी ये बनेंगे उतनी स्टेबल हमारे पास क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट होगी, और उतना ही स्टेबल हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा. अगर कोई ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं है तो वो प्रोडक्ट में नहीं जाएगी. ठीक है, तो ये केस देखा गया आयोडीन के केस में. तो आयोडीन के केस में ये जो बॉन्ड हमारे पास न्यू बॉन्ड बनती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है और जो रेडिकल है वो अल्काइल के ऊपर इतनी इजीली शिफ्ट नहीं होता है. ठीक है, और वो प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट नहीं होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर.